कैसे गए केम जो क्या बना छो आ गया है कॉर्नर वीडियो कॉर्नर टॉपिक के साथ। आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आपका बहुत ही ज़्यादा इजी जाता है ये चैप्टर, मुझे पता है, और ये और भी इजी हो गया है जब से इसमें कुछ चीज़ें डिलीट हुई है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग वाले पार्ट्स, ये सब चीज़ें जो डिलीट हुई है उसके बाद ये और भी आसान बन गया है। तो एज यूजल हम जैसे अभी तक फ्लो में गए हैं क्या कि पहले सपोर्ट मटेरियल से कॉन्सेप्ट्स करेंगे एंड देन हम लोग को जाएंगे कहाँ पे सर, हम लोग जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है सर, ओके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट सेट गो विद दिस चैप्टर। तो सर हम लोग पे है रियल नंबर्स पे। हाँ सर, तो रियल नंबर्स पे देखिए आता है रैशनल नंबर्स, आता है इरेशनल नंबर्स। पहले मतलब समझते हैं क्या होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो देखो रैशनल नंबर्स क्या होता है? अ नंबर डेट कैन बी अ नंबर जो कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो सारे वर्ड्स हैं, आपको याद इन द सेंस डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, पर आपको मतलब समझने के लिए ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि कोई भी को पूछे। अभी देखो मैं समझाता हूँ। अ नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p और q आर को प्राइम इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला मैंने, रैशनल नंबर्स। सर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर एक्सप्रेस्ड, कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं सर? इसको p by q के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पे p और q सर क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं है। इसको सर हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, इनके देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज आइदर, ये इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो या तो सर टर्मिनेटिंग होगा या तो सर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर इसको हम डिवाइड करके डेसिमल में दिखाएं तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब रिपीटिंग भी हो सकता है। एग्जाम्पल ये देखो, रैशनल नंबर 3/7 p by q के फॉर्म में है, या फिर टर्मिनेटिंग ऐसे पॉइंट में, या फिर -5 है ना। -5 को हम लोग बोल सकते हैं -5/1, ये भी पॉसिबल है ना। वैसे इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे। होल नंबर 0 1 2 3, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे करके ये सारे नंबर्स हो गए सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रैशनल नंबर्स। राइट सर। फिर आता है सर हमारे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या, वो नंबर जो कि सर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सेम इसका उल्टा कि p by q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और p और q क्या है सर, वो को प्राइम इंटीजर्स है। एज एन इरेशनल नंबर देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है सर इसका, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये ख़त्म कहीं भी नहीं होता, और नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है। जैसे रूट में 3 हो गया, ये √2 हो गया, √5 by दिस हो गया, ये सब सर हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल याद रखना, रैशनल नंबर्स वो जो कि p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, इरेशनल नंबर्स वो जहाँ जो p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। और p by q का मतलब क्या, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 5/0 ऐसा नहीं होना चाहिए। 5/0 क्या होता है, ये तो सर नॉट डिफाइन हो गया ना, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट सर, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी पे। इसके क्वेश्चंस अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं इसके। ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है सर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? ये देखो आपका कॉन्सेप्ट ना चैप्टर 1 का सिर्फ इतना सा है, ये पेज और ये इतना सा, और ये तो सिर्फ एक तरह से रिलेशनशिप बताया, मतलब मैं कहूँ तो ये भी इतना सा भी देखोगे तो चैप्टर 1 ख़त्म है। ठीक है, आप खुद सोच के देखिए, हम लोग यार पता क्या होता है, हम लोग ना बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ों में भागते हैं, ये कर लूँगा, उसका पढ़ लूँगा, वो पढ़ लूँगा, ये पढ़ लूँगा। यार पहले अपना देख तो सही, तेरा जो CBSE वाला है वही तुझे कितना प्यारा प्यारा चीज़ प्रोवाइड करके दे रहा है, बट हम ना उसको जो चीज़ है ना, हम उसको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ये क्या दे देगा। वो बंदा जो है ना, फलाना बंदा, वो बहुत मस्त नोट्स दे रहा होगा मुझे, वो ढिमकाना बंदा है ना, वो बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस बना के दे रहा होगा मुझे। भाई तू देख, CBSE ही तुझे कितना बढ़िया चीज़ें दे रही है, एक पेज में कंसाइज करके तुझे कॉन्सेप्ट दिया, और कौन देगा तेरे को? हाँ, ठीक है, तो इसलिए CBSE को इतना हल्के में मत लो भाई, वही पेपर बनाते हैं, तो वही है जो है। ठीक है, उन्हीं के ही नोट्स, मैं बोलूँ तो उन्हीं के ही नोट्स पढ़ने चाहिए, उन्हीं का ही पेपर के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए, जैसे पास्ट ईयर के हो गए, उन्हीं के ही हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे कि NCERT और सपोर्ट मटेरियल। क्यों? क्योंकि भाई पेपर वही बना रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे आप? पेपर वही बना रहे हैं तो उसी का ही पढ़ेंगे ना, समझ रहे हैं आप? ओके सर।
तो विद दिस हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे हमारा है फंडामेंटल थ्योरम। इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये मैं मानता हूँ आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, सिर्फ आपको ये समझ ये आया होगा कि रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि हम फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं, जैसे 1/2, 2/1, 3/1 ऐसे, और इरेशनल नंबर्स है जिसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं दिखा सकते। बस इतना ही समझ आया होगा, मैं अभी तक ये मानता हूँ। ठीक है, अगर इतना समझ आ गया तो ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ, अरे ये क्या हुआ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम्स आर रिटन। एग्जाम्पल 286 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 11 × 13, 2 × 11 × 13 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं सर सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 × 11 × 13 ऐसे करके लिख सकते हैं 286। बात समझ आई? हाँ सर समझ आ गया। ओके सर, नाउ एवरी कंपोजिट नंबर। ओके, सो अब आपको एग्जाम्पल देखकर ही सब कुछ समझ आ गया होगा कि ये क्या बोलना चाहते हैं। कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर जिनके एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस होते हैं, एक से ज़्यादा मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स इन द सेंस कि वो एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा होता है। 20 है, या आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, आप 10 से भी डिवाइड कर सकते हो, आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। तो 286 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 11 × 13। सिंपल सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Now, SCF using prime factorization. SCF is a product of the smallest power of each common prime factor of given number. SCF 240, 360. SCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ आ गया आपको कि कोई भी कंपोजिट नंबर है जिसका भी प्राइम नंबर्स उसके प्रोडक्ट है। ये देखो, ये 2, 11, 13 ये सब क्या है सर, प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स अगर इसके प्रोडक्ट है तो उसको जब हम लिखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग किस तरीके से शो कर रहे हैं, वही चीज़ हमारा क्या होता है, वही चीज़ हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है। उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है सर, समझ आया? ओके, सो नाउ SCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सर प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करेंगे अगर SCF के लिए तो क्या होगा, देखो देखो SCF एक प्रोडक्ट है स्मॉलेस्ट पावर का ईच कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, है ना। तो SCF निकाल रहे हैं हम लोग 240 और 360 का। 240 का क्या होता है, सीधा एलसीएम कर दो। 240 का जब एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा 120, फिर 2 आएगा 60, फिर 2 आएगा 30, फिर 2 आएगा 15। ऐसे कितनी बार आया, 4 बार, है ना। 15 के बाद क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा 5 में, फिर 5 से डिवाइड होगा 1 में, है ना, यही होगा। ऐसे ही 360 का होगा। और देन हम लोग SCF करेंगे। SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कितना कॉमन निकल रहा है। जैसे 2, 4 और 2, 3 में से 2, 3 निकल रहा है, 3 और 3 स्क्वायर में से 3 निकल रहा है, यहाँ से सर 5 निकल रहा है, और इनका सर मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 120। ठीक है, वहीं एलसीएम क्या होता है सर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे सिंपल बात है, हम लोग को मतलब मैक्सिमम निकाल लेना है जो भी कॉमन निकल रहे हैं। यहाँ पे तो सर हम हाईएस्ट निकाल रहे थे, 2, 4 और 2, 3 में से 3 निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितना मैक्सिमम कॉमन निकल सकता, कॉमन इन द सेंस हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। यहाँ पे 2, 3 और 2, 4 में से क्या ले सकते हैं सर, 2 की पावर 4 ज़्यादा है उसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एलसीएम कर रहे हैं सर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है क्या, वो फैक्टर्स निकालो जो कि हाईएस्ट है, मतलब मैक्सिमम कितना कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और यहाँ पे लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स मतलब कम से कम तो इतना निकलना ही चाहिए, कम से कम मतलब कम से कम 2 की पावर क्यूब तो निकलना ही चाहिए। तो 2 की पावर 4 आए तो वो भी अच्छी बात है। बात समझ रहे सर? हाँ सर। जैसे 3 और 3 स्क्वायर में 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 5, 5 में 5 आ जाएगा, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया सर, 720 हो गया। ऑल गुड, जमा आप सबको, है ना सर? ओके, तो लेट्स गो फर्दर सर। रिलेशनशिप निकालना है सर बिटवीन SCF और LCM। SCF और LCM के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो SCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ द LCM ऑफ 2 नंबर्स, A है B है, 2 नंबर है। SCF करना है AB का, LCM करना है AB का, तो प्रोडक्ट मतलब ये एक फॉर्मूला है सर, रिलेशनशिप की बात कर रही है कि हम LCM इंटू SCF अगर करेंगे वो किसके इक्वल आएगा सर, वो इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा हमारे
प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब जिन दो नंबर्स का हमने क्या किया, एलसीएम निकाला, और जिन दो नंबर्स का हमने एचसीएफ निकाला, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जिन दो नंबर का हमने एलसीएम निकाला और जिन जिन दो नंबर्स का हमने एचसीएफ निकाला। बात समझ आई क्या? दिमाग में घुसा, भेजे में घुसा आप सब लोगों के? हाँ सर, जम गया सब लोगों को एकदम जमाकेदार धमाकेदार तरीके से? हाँ सर जम गया, ठीक है। तो सुनिए बात। अच्छा यहाँ पे एलएमसी लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं ठीक है। तो ये कब काम आएगा? सपोज करो क्वेश्चन में आपको एलसीएम दिया है, क्वेश्चन में आपको दो नंबर्स भी दिए हैं, आपको एचसीएफ निकालने को बोला, तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ ना। क्वेश्चन में आपको एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया और एक नंबर दे दिया, दूसरा नंबर निकालने को बोला, तो फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ होगा। ये देखो दो नंबर दिया था हमने, और हाँ ये कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि वेरीफाई करो कि ये इसके एलसीएम मतलब ये दो नंबर्स का एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग सबको लिखेंगे और इक्वल टू में इक्वल आना चाहिए। जैसे कि ये देखो एचसीएफ किया 2, 24 और 36 का कितना आ रहा है सर? कितना आ रहा है? 12। एलसीएम किया 24 और 36 का कितना आ रहा है? 72। और दो नंबर्स क्या हो गए? 24 और 36। तो 72 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 864, 24 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 864, तो 864 इक्वल टू 864। तो हाँ सर ये वेरीफाई हमारा हो रहा है, ठीक है। बात समझ आई? तो यही आपका कॉन्सेप्ट सर, चैप्टर 1 रियल नंबर्स में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ओके। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कहाँ पे, हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलो अरे यही कहाँ आ गए, हमें जाना है क्वेश्चंस पे, राइट। एक मिनट। सी कंसिडर द नंबर 4n where n is a natural number, check whether there is any value n for which 4n ends with a digit 0। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। मतलब क्या है, देखो बात समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द नंबर 4n जहाँ पे n क्या एक नेचुरल नंबर, मतलब n की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। तो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 कितना होगा? 64, है ना। 4 इंटू, हाँ ठीक है 64, हाँ 64। ऐसे करके आप कितना भी जा सकते हो, राइट। तो ये बोल रहे चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कोई भी वैल्यू है क्या n की, फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। n की का कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जहाँ पे ये जो 4n है वो एंड हो रहा है 0 पे। तो देखो क्या बोल रहा है वो, इफ द नंबर 4n फॉर एनी n वेयर टू एंड, क्या बोल दिया भाई, वेयर टू एंड विद डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। सर वो क्या होना चाहिए सर? डिवाइड होना चाहिए 5 से। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड कंटेन द प्राइम 5, जो कि कंटेन करता है प्राइम 5। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अभी मुझे पता है, पर मुझे पूरा रीड कर देने दो, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4n इक्वल टू 2 की पावर 2n, सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2। कोई एक ही प्राइम है फैक्टराइजेशन 4n का, जो कि क्या है सर? 2। So the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 4n, so there is no natural numbers n for which 4n ends with the digit 0 0। ठीक है सर, कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है 4n जो कि एंड होता है किसमें? डिजिट 0 पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। There is no natural number for which 4n ends with digit 0। अब बात को समझो ध्यान से, ठीक है। देखो सर आपको यहाँ पे अब बहुत अच्छे से समझ आएगा, मैंने इसलिए वहाँ पे नहीं समझाया था, आपको यहाँ समझ आएगा। देखो वही सेम क्वेश्चन है, कैन 4n एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। यस सर, 4n जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n, है ना। मतलब सिंपल सर, ये देखो 4 को क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर, और साथ में उसके ऊपर भी पावर में क्या है? n है, मतलब 2 के साथ n आ गया, तो 2 की पावर 2n, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इट कैन नॉट एंड विद अ डिजिट 0, इट हैज़ ओनली अ फैक्टर 2। इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, सॉरी n नहीं यहाँ पे n का मतलब क्या बोलते हैं, ये जो कहाँ गया फैक्टर, हाँ ये जो फैक्टर है इसका, ये 4 का, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है क्या? 2। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये डिजिट 0 से एंड होगा। क्यों? क्योंकि 0 से एंड होने के लिए ये कहाँ पे ख़त्म होना चाहिए? 5 पे, या फिर कहाँ पे ख़त्म होना चाहिए? 10 पे। ऑब्वियसली बात है सर, 5 और 10 होगा तभी तो आपका डिजिट 0 आ सकता है, वरना तो आ ही नहीं सकता। बात समझ आई? हेलो
ओके, मैं इसको आपको एक और तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा डीप जाके समझाता हूँ आपको, मे भी शायद तब समझ आ जाएगा। देखो अभी मैंने बोला क्या कि हमारा डिजिट एंड जीरो होने के लिए 5 या 10 होना चाहिए। जैसे 10 है, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 2 इंटू 5 है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका 40 है, 40 का आप फैक्टराइजेशन क्या बोलते हो, आप बोलोगे क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 ये। और या फिर अगर मैं बोलूँ 20, तो 20 को आप क्या बोलोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 नहीं होगा है ना। 20 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, हाँ नहीं होगा, ये यहाँ पे 5 ही आएगा 5। तो अब ध्यान से देखो, जो भी नंबर जीरो पे एंड हो रहा है सर, जो भी नंबर जीरो पे एंड हो रहा है वहाँ पे 2 इंटू 5 आ रहा है, 2 इंटू 5 आ रहा है ना सर। क्या आ रहा है, 2 इंटू 5 आ रहा है। बात समझ रहे हो आप, क्या आ रहा है वहाँ पे, 2 इंटू 5 आ रहा है। ठीक है, तो बस यही चीज़ आपको हमको पकड़ के आगे बढ़ना है सर, कि यहाँ पे फैक्टर क्या बन रहा है हमारा, फैक्टर हमारा यहाँ पे आपको सिंपल पता क्या लिखना है। देखो एग्जांपल का है आपका, यहाँ आपको लिखना है इफ द नंबर 4n है ब्ला ब्ला ब्ला, आपको मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ, आप क्या लिखना है इसमें से, 4n है ठीक है, फॉर एनी एन, फॉर एनी एन ठीक है, जहाँ पे वेयर 4n इज इक्वल टू 2 की पावर 2n, अभी हमने यहाँ पे भी देखा था है ना, 4n इक्वल टू 2 की पावर 2n है ना, ये चीज़ अभी हमने देखा था। वेयर द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2 है ना, वेयर द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2, द यूनिकनेस of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there is no other prime number in the 4n। इसके बाद आप लोग लिखना बट, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो, बट फॉर एंडिंग द डिजिट विद ज़ीरो, लिख लो मैं बोल रहा हूँ, बट फॉर द डिजिट एंडिंग विद ज़ीरो वी शुड लिख लो, वी शुड हैव अ फैक्टर 2 and 5, we should have the factor 2 and 5 ठीक है। but in this case the factor of 4n is only 2, therefore it can never be end with 0, therefore it can never be end with 0, right? okay, now let's go further। example number 2 sir, example number 2। वेल मेरे इसमें क्या क्या है ज़रा देखें तो अगर इसमें मुझे अच्छे मिल गए तो मैं आपको इससे करवा दूंगा है ना, दोनों में से कुछ भी करो सब चलता है। हाँ वही चीज़ है, देखो यहाँ टॉपिक वाइज है, अभी हमने ये क्वेश्चन किया, इसके बाद ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ना, ए बी एस सी एफ, ये हम पढ़ चुके हैं ठीक है, सपोर्ट मटेरियल में कॉन्सेप्ट। आप ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए सर, करो ट्राई। एस सी एफ निकालना है 96 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन से, यूज इट फाइंड एल सी एम ठीक है, फाइंड दी एस सी एफ निकालना है 96 404 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड यूज इट टू फाइंड एल सी एम, यूज कीजिए फाइंड एल सी एम। देखो 96 का निकला ये निकलेगा, 404 का ये निकलेगा, एस सी एफ कितना आएगा 9, तो एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और यहाँ से हमारा निकल गया एल सी एम 9096 ठीक है सर। ओके राइट सर, देखो फिर तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेम वही एल सी एम एस सी एफ निकालना है 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये भी अब आपके लिए हो जाएगा इजी। देखो 6 के लिए क्या होता है 2 इंटू 3, 20 के लिए क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20, तो ये बना। यहाँ से अगर एस सी एफ की बात करोगे तो हाईएस्ट क्या निकल रहा है 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ठीक है, कहाँ गया एक मिनट, एस सी एफ की बात करूँ तो क्या निकल रहा है सर 2 की पावर 2 और कुछ नहीं निकल रहा, तो 2 की पावर 2 निकल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक। हाँ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर की अगर बात करें तो क्या निकलेगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर
अच्छा सॉरी, 2 की पावर 2 कैसे होगा यार? कॉमन तो मैक्सिमम 2 की पावर 1 निकल सकता है ना, क्योंकि इसमें 2 की पावर 2 है लेकिन यहाँ पे तो 2 की पावर 1 है, दोनों में से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। मैंने ये एलसीएम वाला पार्ट बता दिया, एलसीएम में 2 की पावर 2 आएगा, है ना। हाँ, और साथ ही साथ 3 आएगा, साथ ही साथ 5। एलसीएम में सब कुछ ले लेना है, एलसीएम में सब कुछ ले लेना है, मतलब लोएस्ट से लोएस्ट 2 की पावर 1 तो आएगा ही आएगा, 2 की पावर 2 भी आ सकता है, तो 2 इंटू 2, फिर 3 की पावर 1 तो 3 आएगा, साथ में 5 भी आएगा, तो 60 बन गया। यहाँ पे 2 बन गया, यहाँ पे 60 बन गया, ठीक है सर। ओके, 2 बन गया और 60 बन गया। नाउ एचसीएफ निकालना है सर 96 का 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। यार अब ये रिपीट हो रहा है, देखो 96 और 404, सबसे पहले हम 96 का एचसीएफ निकालोगे, 96 का 2 की पावर 5 कैसे निकालोगे? एलसीएम करके, है ना, 2 से 2 से 2 से ऐसे जितना भी छोटे प्राइम फैक्टर से कोशिश क्या करो आप लोग एलसीएम करने का, मतलब ऐसा मत करो कि 96 है उसको 4 से डिवाइड करो, नहीं सर, फिर वो प्राइम फैक्टर है। प्राइम कहाँ हुआ? प्राइम का मतलब ही क्या है कि 2 से किया कुछ आया, फिर 2 से किया आया, फिर 2 से किया, प्राइम नंबर से, या 3 से किया, या 5 से किया, या 7 से किया, या फिर 11 से किया, ये होते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। 2 की पावर 5 इंटू 3, 404 की अगर बात करें 2 की पावर 2 इंटू में 101, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 2 की पावर 2 जो कि है 4, और इसका सर अब हम लोग क्या करेंगे सर? फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे सर। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें इसका यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 का निकाला, 72 का निकाला, 120 का निकाला, ठीक। एचसीएफ किया ये आया, एलसीएम किया ये आया। देखो कैसे हो, कैसे रहे, आप समझ रहे हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमने पहले फैक्टर तो आपको समझ गए कि फैक्टर कैसे निकलता है। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन कितना निकल रहा है? देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3, कम से कम तो 2 की पावर 2 ही निकल सकता है ना, हाईएस्ट कॉमन। यहाँ 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, 3 निकल सकता है, तो क्या हो गया? 6 आ गया। नेक्स्ट एलसीएम की बात करें, अगर एलसीएम के लिए मैक्सिमम कितना है निकलेगा सर? 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब आ गया, 3 का स्क्वायर 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया, और 5 इंटू 5 आ गया, तो 360, ठीक है सर। ये होता है हमारा एग्जाम्पल 4, यहाँ पे जो हमने किया एचसीएफ एलसीएम। ऑल गुड, समझ आया? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं बस इसके, मतलब 140 का सिर्फ आपको एलसीएम करने को वो बोल रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ एलसीएम। 270, 235, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1, बस और कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये फैक्टर्स करने को बोल रहा है वो। 156 का भी फैक्टर्स करने को बोल रहे हैं, 3825 का भी फैक्टर्स करने को बोल रहे हैं, इसका भी सबका सर क्या, सिर्फ फैक्टराइजेशन करके दे दो उसे, और कुछ नहीं चाहिए उसे। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। देखो सर, एलसीएम और एचसीएफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स 26, 91, तो आप क्या करना, पहले एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, ये 96 और 404 था, एलसीएम भी निकाला और एचसीएफ भी निकाला, और देन हमने क्या किया सर, उसके बाद उसमें फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला। ये फॉर्मूला आपको समझ आया कैसे हुआ? एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, सब प्रोडक्ट लिखा है 2 नंबर का, और एलसीएम निकालने के लिए क्या किया है हमने सर? ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है ना, अपॉन में एचसीएफ कर दिया है, एचसीएफ, और कुछ नहीं, ठीक है, समझ आया? हाँ सर। सर एग्जाम्पल नंबर 4 पे थे हम लोग, है ना, एग्जाम्पल नंबर 4, एचसीएफ है, एलसीएम है, राइट सर, एचसीएफ है और एलसीएम है। तो देखो भाई, एचसीएफ एलसीएम, ये वाला, अरे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, एचसीएफ और एलसीएम 26 का और 91 का। मैं 91 का आपको बताता हूँ सर। पहले किससे करेंगे? 91 क्या है, एक अपने आप में ही कोई वो होता है, इसका कोई फैक्टर होता है 91 का? बताओ कोई भी फैक्टर? नो। ओके, सो यहाँ पे हम लोग 91 पे थे, वैसे 91 का हम लोग फैक्टर्स कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ 7 से, देखो 91 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 बचेगा, और 7 3 जा 21, तो 13 बार में जाएगा,
फिर 13 1 जा 13। बात समझ आई है ना सर? राइट सर। तो बस यही चीज़ को हमें यहाँ पे देखना था और समझना था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एक आ रहा है हमारे पास 7 और एक आ रहा है हमारे पास 13। 26 का अगर करेंगे तो 26 का क्या होगा, 2 से करेंगे 13 और फिर 13 से करेंगे तो 2 × 13। यहाँ पे SCF की बात करेंगे तो क्या आएगा सर, 13 है ना। और अपना LCM और अपना क्या LCM की बात करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, मतलब 7 भी आएगा, 2 भी आएगा और 13 भी आएगा, है ना। ठीक, लेट मी चेक दी आंसर। एक बार आंसर मैं देख लेता हूँ कि यही है कि नहीं है, जस्ट मुझे 1 मिनट दो। हाँ सर, तो हमने एकदम सही किया है यहाँ पे, ठीक है। ये 7 × 2 × 13 करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 182, ठीक है। और बाकी SCF तो हमारा क्या है, 13 है। तो देखो अब वेरीफाई करना है हम लोग को। वेरीफाई कैसे होगा, क्वेश्चन ने बोला ना कि वेरीफाई कीजिए, तो कैसे होगा, 182 को सर मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, ठीक है। और इक्वल टू में सर दो नंबर्स कौन से, 26 और 91। 26 को सर मल्टीप्लाई करेंगे सर किसके साथ, 91 के साथ। 26 मल्टीप्लाई बाय 91, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है सर। ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे चीज़ों को। बाकी 2 पार्ट भी आप अपने से कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द LCM SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 15 और 21 का सर, 17 23 29 का, 8 9 25 का सर क्या करना है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और LCM और SCF निकालना है। 2 नंबर से यहाँ पे 3 नंबर से क्या दिक्कत है, ऊपर हमने एक एग्जाम्पल किया था ना, ये रहा 3 नंबर्स का, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। SCF और LCM निकाला था हमने इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से, सेम वैसे ही होगा एग्जाम्पल 4। आप देख रहे हो कितना प्यारे तरीके से NCERT ड्राफ्ट किया गया आता है। मतलब देखो ध्यान से कि वहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी दिया है एक्सरसाइज के बेसिस पे, है ना। मतलब आपको इस अकॉर्डिंग दिया जाता है कि आप लोग एग्जाम्पल्स के बेसिस पे एक्सरसाइज कर सको। इज इट नॉट मेक सेंस, है ना। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर बात करें सर, गिवन दैट HCF ये है 9 और फाइंड LCM। अब हमें पता है दो, देखो मैंने बोला था ना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। SCF पता है, 2 नंबर्स भी पता है, LCM निकालना है। तो LCM इंटू में 9 इक्वल टू 306 इंटू में 957। तो बस निकाल दो, यहाँ पे कुछ डिवाइड होगा, 306 डिवाइड बाई 9 इंटू में 957, ये आएगा आपका 32538। LCM इंटू SCF 306 657, 1 मिनट, 657 है ना, तो 306 डिवाइड बाई 9 इंटू में 657, 22338, 22338। 1 मिनट, आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। हाँ ठीक है, मैंने 9 से 306 को काटा तो मेरा 34 समथिंग आया, उसको मैंने 657 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया है 22338, ये आया है मेरे पास। बात समझे? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। चेक कीजिए सर वेदर क्या 6 की पावर n कैन एंड विद अ डिजिट। अभी हमने क्वेश्चन किया था 4n वाला, सेम ऐसे ही 6n क्या होगा फैक्टर, 2 की पावर 3 है ना, या फिर 3 की पावर 2, कुछ भी करो सर, साथ में 5 तो नहीं आ रहा ना, तो ये एंड 0 के साथ नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है वो, एक्सप्लेन कीजिए वाई, हाँ सर, वाई 7 11 13 + 13 7 दिस आर कंपोजिट नंबर्स। क्यों ये नंबर्स कंपोजिट नंबर्स है, ये पूछा। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो सर सिंपल ना, कंपोजिट नंबर्स मैंने क्या आपको क्या बोलते हैं जिसके एक से ज़्यादा सर क्या होते हैं, हमारे फैक्टर्स होते हैं, उस वही हमारे क्या होते हैं सर, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। मैंने आपको ये समझाया था। तो बस यहाँ पे आपको फैक्टर चेकआउट करने की, क्या इसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे तो सर ये कंपोजिट नंबर्स नहीं बनेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या नंबर है, 7 11 13, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है एक तरीके से। देखो पहला क्वेश्चन है 7 11 13 और 13, 7 11 13 प्लस में 13। इसमें सर आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हैं सर, क्या 13 को कॉमन लेते क्या आएगा सर, 7 × 11 × 1 प्लस में 1, है ना, यही बनेगा।
तो एक को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली बात है वही रहने वाला है, तो 7 7 77 और 1 78, तो 13 इंटू में 78। सर ये ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, जल्दी से बताओ ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, आपको यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि इसके एक से ज़्यादा फैक्टर है कि नहीं है? सर हाँ दिख रहा है ना, 13 इंटू 78। चलो और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 78 को आप और सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 से कर सकते हैं, 2 3 × 6, 2 9 × 18, फिर 3 से कर सकते हैं, 3 13 × फिर 13 से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो क्या बन गया, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सर कितने फैक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं ना, तो बस बात खत्म ना सर, और क्या दिक्कत, और क्या दिक्कत, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है सर, ऐसे सेम आपको ये वाला पार्ट करना है कि क्या ये वाला कंपोजिट, हाँ है सर, है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये वाला कंपोजिट है, अब देखना कि क्या इसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं, मतलब एक नंबर नहीं, एक से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा 13 के 7 ऐसे आ रहे थे, वैसे यहाँ पे भी आपके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। ओके, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet at the same starting point? वो बोल रहा है सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिका लेती है 18 मिनट, सोनिया लेती है 18 मिनट, रवि लेता है 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट दी सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया। अब एक बात सुनो, इस क्वेश्चन में आके अगले एक्सरसाइज में एक और ऐसे क्वेश्चन होगा, वहाँ पे SCF की बात होगी। हम जब भी टाइम की बात करते हैं, क्या हम लोग कोशिश करते हैं कि चीज़ें कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना है, आप क्या सोचते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे या कम से कम टाइम लगे, है ना। तो कम से कम टाइम लगने के लिए आप क्या निकालोगे सर, LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, LCM निकालेंगे। किसका सर, 12 का भी 18 का भी। क्या करेंगे सर, LCM करेंगे। बात समझ में आई क्या? हाँ सर, समझ गए कि 12 18 इन सब का हमने क्या किया सर, हमने LCM किया। क्या किया, LCM किया। ऑल गुड, मज़े में, सब जम रहा है, मज़ा में। ओके सर, लेट्स गो फर्दर। ओके, नाउ अब आएंगे हम इम्पोर्टेंट वाले पार्ट पे, जो कि हमारा क्या है सर, रियल रैशनल नंबर्स वाले पार्ट। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। थ्योरम, ओके ओके, सुनो। √2 इज इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल कब होता है सर, अज्यूम कर लेते हैं दैट √2 इज इरेशनल। अगर √2 सर एक इरेशनल है तो हम √2 को कैसे लिखेंगे सर, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। एक मिनट, क्या माना है इन्होंने, ओह सॉरी, देखो हमें प्रूफ करना है √2 एक इरेशनल नंबर है, तो उसके लिए हम अज्यूम कर रहे हैं, देखो उल्टी तरीके से करेंगे, मतलब हम लोग ना पहले इसको अज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर्स है, फिर हम उसको प्रूफ करने जाएंगे, फिर हम ये दिखेगा हमें कि ये रैशनल तो है ही नहीं, ये रैशनल बन ही नहीं रहा। अगर ये रैशनल नहीं बन रहा तो क्या बन जाएगा सर, ये इरैशनल नंबर बन जाएगा। बात समझ रहे, ऐसे करके हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो देखो सर, √2 क्या है सर, एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो √2 सर एक अगर रैशनल नंबर है तो इसको सर हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं सर, हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ सर, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो सर ये ऐसे दिखेगा, √2 = A/B या P/Q, कुछ भी बोलो, जहाँ पे A और B एक को प्राइम नंबर्स है, जिनका एक ही प्राइम नंबर है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, ऑब्वियस सी बात है। अब b इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो B√2a। अब इसमें ना यार आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बता सकते, ये स्टेप्स है जो कि आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे इन स्टेप्स को। ठीक है, तो B√2 = a। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करेंगे तो B√2 इसका क्या हो जाएगा सर, होल स्क्वायर, और a का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो B√2 का होल स्क्वायर क्या होता है, b का स्क्वायर, और 2 और a का करेंगे तो a स्क्वायर, तो 2b² = a का स्क्वायर। Therefore 2 divides a square, 2 क्या करता है, डिवाइड करता है a स्क्वायर को। Now by theorem 1.3 it follows that 2 divides a 2 divides a square। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलूँ 2 अगर डिवाइड कर रहा है मान लो 16 को, ठीक है, 16 को, 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर,
है ना 16। अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या 4 को डिवाइड नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। वही बात यहाँ पे बोली है कि अगर 2 आपका क्या कर रहा है सर, डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 2 किसको करेगा सर? ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यही बोला है यहाँ पे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर एज वेल एज 2 डिवाइड ए। ठीक है, वी गेट 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सो वी कैन राइट a इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c, a इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। a क्या है सर? 2c है, जहाँ पे कुछ इंटीजर्स क्या है? c है। हमने ये माना वी कैन राइट a इक्वल टू 2c वेयर सम इंटीजर c। सब्सटीट्यूटिंग a वी गेट 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। दिस मीन दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड सो 2 डिवाइड्स b। आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मुझे पता है। देखो भाई, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a देखो समझते हैं। देखो 2 डिवाइड कर रहा है किसको? a को। सिंपल, 2 डिवाइड कर रहा है किसको? एक। मैं पता है अपना मैं दिखा दूंगा, ये देखो सेम वही चीज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, सेम वही चीज़ है। √2 इरेशनल नंबर है, फिर हमने इसको ये माना, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो ये 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, जहाँ पे बोला 2 डिवाइड a को भी करता है ना। उसके बाद एक अलग से नंबर मानते हैं एंड देन उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। a को मैंने 2k माना, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? मतलब a इक्वल टू 2k कोई और नंबर मान लिया, है ना। उसके बाद a किसकी इक्वल था सर? अगर हमने बोला 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो a डिवाइड 2 ऑल्सो, तो यहाँ पे 2b का स्क्वायर आ जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू a, तो a की जगह पे आ जाएगा 2b स्क्वायर। आपको यही कहा गया, सेम यहाँ पे वही चीज़ की है। ये देखो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स a, तो हम a की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं सर? 2b स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने माना इक्वल टू 2c, और a की जगह पे क्या लिख दिया इन्होंने? 2b स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पे क्या लिख दिया? 2b स्क्वायर। और 2c है, 2c वी गेट 2b स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब लिखना ही पड़ेगा क्या यार? मुझे नहीं, बस इनका ये एग्जाम्पल में ये जो करते हैं ना ये लोग, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा इनफॉर्मल लगता है। इनफॉर्मल तो नहीं, ये लोग समझाने के लिए करते हैं, पर हम लोग समझ रहे, मेरी याद नहीं रख पाते हैं ना। यहीं से देखो, ये आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो, घर को भूला शाम को घर लौटा है, तो उसे क्या नहीं बोलते हैं? मतलब अपने सॉल्यूशंस पे वापस आ गया, तो छोड़ो, बकवास था जो भी बोला मैंने। कुछ पल्ले बड़ा तुम्हारे, पता नहीं, छोड़ो सर। यहाँ पे मैंने बोला a इक्वल टू 2k है ना। नाउ a की जगह पे 2b स्क्वायर अभी मैंने समझाया था, क्यों आएगा? क्योंकि a डिवाइड 2 को कर रहा है ना, a डिवाइड 2 को कर रहा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे अभी समझा था 2 16 को भी कर रहा है, तो 2 4 को भी करेगा, तो वैसे ही a स्क्वायर से डिवाइड अगर हो रहा है तो a भी करेगा, तो a करेगा तो सर 2b स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। नाउ 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो सर b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। देयरफॉर a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। a और b का सर क्या है? एक कॉमन फैक्टर है 2, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। 2 डिवाइड्स b, 2 क्या करता है सर? डिवाइड करता है किसको? b को। a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। बात खत्म। a जो है उसका क्या है? 2 एक कॉमन फैक्टर है। a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ आ गया था। a की जगह 2b स्क्वायर, फिर हमने 2 से 4 को हटा, 2 आया, b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। ऊपर हमने देखा था a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है सर? a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 2, 2 से दोनों के दोनों डिवाइड होते हैं। साथ में b स्क्वायर। अरे एक बात बताओ, 16 को अगर मैं लिखूँ 8 इंटू 2, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 2 से नहीं कट सकता, और कटेगा तो अब भी ना। वैसे ही 2 के साथ अगर b स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि a अगर 2 से डिवाइड यहाँ पे हो रहा है, मतलब 2 के साथ b स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं कि a 2 से यहाँ डिवाइड होगा और b 2 से यहाँ डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पे भी ऑब्वियसली बातें हो सकता है।
मेरा मतलब साथ में कोई नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपस में कटेंगे नहीं। वैसे यहाँ पे आप बोलो कि भैया यहाँ पे तो 2 के साथ k स्क्वायर है, यहाँ पे 2 के साथ b स्क्वायर था, यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ थोड़ी कटेगा। अरे भाई ये तो k है ना मल्टीप्लाई में, उसको छोड़ो, b स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसको छोड़ो, बाकी ये 2 और 2 तो कट सकता है ना, तो a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। बात खत्म। ठीक है सर, बात यहाँ पे खत्म। ऑल गुड सर। A and B have 2 as a common factor. So that 5 minus root 3, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन है, ये वाले छोटे होते हैं। शो करना है हमें 5 माइनस रूट 3 क्या है सर, इररेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम रूट 3 को इक्वल में दिखाएंगे। अच्छा ये वाला आपको पूरा देख समझ लो, यहाँ पे हमें 2 कॉमन फैक्टर मिल गए, एक कॉमन फैक्टर मिल गया 2 है ना दोनों का, और हमें पता है इसका आगे लिखा नहीं है क्या लाइन, एक मिनट, लाइन लिखी भी नहीं है शायद, इन्होंने लिखा है, हाँ ये रहा, ये वाली लाइन, पता नहीं वहाँ कहाँ से चला गया लाइन। देखो A and B have a common factor but this contradict the fact that A and B have no common factor other than 1। अभी हमने ऊपर एक बात पढ़ी थी क्या, कि इनका A की फैक्टर है 1 है ना, क्यों, कभी तो ये को प्राइम बनेंगे। कोई को प्राइम नंबर है, मान लो अगर मैं बोलूँ 2 और मैं बोलूँ 3, इनका एक ही नंबर है जिससे ये फैक्टर डिवाइड होते हैं क्या 1 है ना, लेकिन अभी हमें दिख रहा है क्या इनके अलग अलग फैक्टर्स भी हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग रूट 2 इज अ इरेशनल। रूट 2 को हमने इरेशनल माना था, इसलिए हम लोग ऐसा बोल रहे थे कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे एजम्पशन को, और हम ये कंक्लूड करते हैं कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। जम गया सर, मज़े में एकदम बढ़िया से बोलो सर, जम गया। हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, यहाँ पे 5 माइनस रूट 3 टू a अपॉन बी, तो रूट 3 को उधर भेजेंगे, a माइनस बी को a अपॉन बी को इधर लेकर आएंगे, तो रूट 3 किसके इक्वल हो गया 5 माइनस 1 अपॉन a अपॉन बी। इसको हम ऐसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। आगे हमें पता है कि रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर नहीं बल्कि एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं बल्कि इरेशनल है, और कोई भी इरेशनल नंबर किसी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर ये इरेशनल है तो इसके सामने जिसके इक्वल है वो भी सर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ आई सर? हाँ सर एकदम बढ़िया। उसके बाद ये चुत्ते पुत्ते से कुछ क्वेश्चन से आप लोग कर लेना, जम जाएगा। तो यही है आपका वन शॉट रिवीजन। मैं इसमें भी देख लेता हूँ और कुछ बचा तो नहीं है। रैशनल ये आपका ये डिलीट हो चुका है आपका, तो इससे बच गए आप, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, इस सब से आप बच गए। और विद दिस थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन। ठीक है ओके। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा हमारे साथ। आपको प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम वाले क्वेश्चंस हैं, बल्कि पर मैं बोलूँगा आप अपने एनसीईआरटी एटलीस्ट कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैं इन फ्यूचर भी बहुत कुछ लाने वाला हूँ, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। तो विद दिस नोट हम इस चैप्टर को करते हैं अलविदा, टाटा बाय बाय। अच्छा ये 3√2 वाले में दिक्कत मत लेना, यहाँ पे √2 को जैसे यहाँ पे √2 अकेला किया, 3 को नीचे भेज दिया, फिर वही सेम लाइन चिपकाएंगे कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और कोई भी नो इरेशनल नंबर लिख लो कहीं पे, नो इरेशनल नंबर कैन बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर, देयरफॉर 3√2 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। ठीक है, नो रैशनल नंबर कैन बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, देयरफॉर 3√2 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। ठीक है सर, विद दिस नोट हमारा ये सब हुआ ख़त्म 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 ख़त्म। ठीक है, इन सबको हमने किया, ओके टाटा बाय बाय किया, और इसके साथ ये हमारा हुआ फिनिश। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, और सर पढ़ते रहिए, पेपर्स आपके आ ही चुके हैं। ठीक है, मजाक मस्ती अपनी जगह और ये पेपर अपनी जगह, क्योंकि ये अब इसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, क्लास 10th का सीरियस नोट पे पेपर ये वापस नहीं आने वाला। आप लोग कुछ भी कर लीजिए, ये 10th क्लास आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हाँ अगर आप पढ़ते ही नहीं है तो अलग बात है, पर हाँ इन मेजॉरिटी ये नहीं आएगा। इसमें जितने भी मार्क्स आएंगे वो छप जाएंगे आपके उसमें। अगर आपको साइंस लेना है तो आपको पढ़ना ही चाहिए फिर तो।
क्योंकि आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, तभी आपको साइंस मिलेगी। बाकी जो स्ट्रीम वाले हैं उनको भी मैं बोलूँगा यार ये ना माइलस्टोन्स होते हैं, आपसे सब लोग पूछेंगे 10th में कितने आए, उसके बाद 12th में कितने आए, है ना। तो यार देख लो, उसके बाद कोई नहीं पूछता, इन यही कुछ माइलस्टोन होते हैं, इसी में स्कोर करना पड़ता है, तभी खुद में भी कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा, है ना। तो कर लो मेहनत, ठीक है, चलो बाय, पढ़ लो।